नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति या फिर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा होती है और उस प्रक्रिया में जैसे क्या कुछ कमियां हैं उसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। तो इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक ना, तो चलिए फिर हम लोग जो सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जो सो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, कि कैसे कैसे कॉलेजियम का विकास हुआ और कैसे आज जो सो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है और उसमें क्या कुछ कमियां हम लोग बता सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो देखिए, कॉलेजियम सिस्टम को समझने के लिए पहले जो सो आपको इतिहास को समझना पड़ेगा ना, कि प्रारंभ में या फिर मूल संविधान में जो सो हमारे संविधान में जैसे क्या कुछ कहा गया और ये जो अभी कॉलेजियम का सिस्टम वो क्या वो सही है या फिर नहीं है, इसको भी हम लोग जैसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ मेन मुद्दे पे आने से पहले हम लोग जैसे कुछ आर्टिकल देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ बोला गया है। तो देखिए, अगर आप जो सो अगर आप जो सो आर्टिकल 124 को देखेंगे तो उसमें जो सो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है ना, कि मतलब कैसे नियुक्ति होगा और कैसे नियुक्ति नहीं होगा। तो वहाँ 124 में जो सो उसके बारे में बताया गया है और वो जो सो बहुत ही मतलब बोले तो अस्पष्ट नहीं है, पूरा जो सो एक तरह से अस्पष्ट है कि क्या ये सही है क्या नहीं है। तो देखिए, अगर 124 जो आर्टिकल है उसके उसमें जो क्लॉज 2 है उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें जो सो बोला गया है कि सीजेआई में राष्ट्रपति कुछ जजों से परामर्श करेगा। ठीक ना, मतलब अगर किसी
किसी हाई कोर्ट का सीजेआई को अगर नियुक्त करना है या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को नियुक्त करना है, तो जो सो राष्ट्रपति जो सो कुछ जजों से परामर्श करेगा। अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करना है, तो क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज है उसे राष्ट्रपति परामर्श करेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जो ये तो हो गया सीजेआई के संबंध में, लेकिन जो अब अन्य जज बचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा या फिर परामर्श नहीं करेगा। तो देखिए इसमें भी कुछ बोला गया है। तो इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति जो सो कुछ जजों से परामर्श कर सकते हैं, ठीक ना। ये बाध्यकारी नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। सेकंड केस में कि अन्य जजों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो सो अन्य जजों से परामर्श करने में जो सो बाध्यकारी नहीं, परामर्श कर भी सकते हैं या फिर परामर्श नहीं भी कर सकते। लेकिन दूसरा कथन और भी है इसमें। दूसरा कथन ये है कि लेकिन कुछ अन्य जजों की नियुक्ति में जो सो सीजेआई से मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करना बाध्य है, ठीक ना, बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। उसको जो सो राष्ट्रपति से सलाह लेना ही पड़ेगा, सॉरी मतलब सीजेआई से सलाह लेना ही पड़ेगा कि जो सो कैसे नियुक्त किया जाएगा और किसको नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य जज है, ठीक ना, हमारे जो अन्य जज हैं उसमें जो सो राष्ट्रपति को क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो सो सीजेआई से जरूरी है, ठीक ना, सीजेआई से परामर्श करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो सीजेआई का जब जब खुद सीजेआई को नियुक्त किया जाएगा तो यहाँ पे जो सो सिर्फ अन्य जज लिखा हुआ है, ठीक ना, अन्य जजों से परामर्श करेगा। अब अन्य जज कितने होंगे ये संविधान ने नहीं लिखा है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि फर्स्ट अन्य जज के संबंध में जो सो नियुक्ति है, तो वहां पे बोला गया कि राष्ट्रपति जो सो अन्य जजों से परामर्श करेगा और इस सीजीआई से जो सो परामर्श करना अनिवार्य, मतलब सीजीआई से उसको परामर्श करना ही पड़ेगा अन्य जजों की नियुक्ति के संबंध में। अब परामर्श लेना जो सो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या फिर नहीं है, ये संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि ये जो परामर्श राष्ट्रपति करेगा, ये परामर्श जो सो क्या राष्ट्रपति मानेगा या फिर नहीं मानेगा अन्य जजों की। जो परामर्श सीजेआई या फिर अन्य जजों के द्वारा दिया जाएगा राष्ट्रपति को, क्या वो परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या फिर बाध्यकारी नहीं। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि बाध्यकारी है या फिर बाध्यकारी नहीं। लेकिन जजों ने जो सो अपनी विवेक से इसमें कुछ निर्णय दे दिया कुछ केस में कि पहले तो बोल दिया कि हाँ बाध्यकारी नहीं, फिर बाद में बोल दिया कि बाध्यकारी बाध्यकारी है। का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा जिसका सिफारिश जज करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि न्यायपालिका की नियुक्ति की शक्ति किसके हाथों में आएगी, न्यायपालिका के हाथों में। क्यों, क्योंकि न्यायपालिका उसी को नियुक्त किया जाएगा जिसका सिफारिश जज खुद करेंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि परामर्श करना बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये शक्ति जो सो कार्यपालिका के हाथों में चली जाती है। क्यों, क्योंकि जो सो बाध्यकारी नहीं, इसका मतलब राष्ट्रपति जो सो अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो केस जो सो यहीं से शुरू होता है, ठीक ना। तो पहले देखिए जब तक नेहरू का कार्यकाल था तब तक जो सो ऐसा कुछ भी मामला नहीं आया कि बाध्यकारी है या फिर नहीं। तब तक जो सो सीजेआई के संबंध में देखिए नेहरू के कार्यकाल में जो सो है ना, नेहरू के कार्यकाल में जो सीजेआई को नियुक्त कैसे किया जाता, तो देखिए सीजेआई को उस टाइम जो सो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता था, ठीक ना। कौन सबसे ज्यादा सीनियर है, ठीक ना, जो सबसे ज्यादा सीनियर है सुप्रीम कोर्ट में उसी को जो सो सीजेआई नियुक्त किया जाता था। मतलब उस टाइम पे जो सो वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाता था नेहरू के टाइम पे, ठीक ना। किसके टाइम पे, नेहरू के टाइम पे वरिष्ठता सीनियरिटी का सिद्धांत का जो पालन किया जाता था कि हम जो सो सीजीआई इसी को नियुक्त करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट होगा, सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक जो सो नेहरू के कार्यकाल तक जो सो ये वरिष्ठता का सिद्धांत बहुत अच्छा से चला और उस टाइम जो सो जजों की नियुक्ति में कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। अब बात आती है जब नेहरू की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो सो इंदिरा की सरकार आती है, ठीक ना। और जब इंदिरा की सरकार आती है तो वो जो सो थोड़ा उल्टा
चाल चलती है। अब वो क्या करती है कि यहाँ पे जो सीनियरिटी का प्रावधान था, ठीक ना, ये जो वरिष्ठता का सिद्धांत था, इंदिरा गांधी ने उसको मानने से इनकार कर दिया और इंदिरा गांधी जो सो अपने अनुसार किसी को भी सीजेआई फिर या फिर अन्य जज नियुक्त करने लगी। अब वहां पे जो सो विवाद उत्पन्न शुरू होने लगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंदिरा बोलती थी कि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति उसके सीजेआई या फिर अन्य जजों की परामर्श मानने के लिए बाध्य है। और ये बात सही है कि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। और इंदिरा ने भी यही कहा। अब देखिए यहाँ से विवाद उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सो जजों की नियुक्ति के संबंध में जो सो पूरा शक्ति जो सो कार्यपालिका ने अपने हाथों में ले लिया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अब देखिए यहीं से केस शुरू होता है। तो इसमें देखिए पहला केस आता है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982, ठीक ना। क्या आता है 1982 में, और इसी को जो सो फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब जो सो हम लोग फर्स्ट जजेस केस को समझते हैं कि क्या है इसे, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट जजेस केस जो है सो 1982 में हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा डेट, ये सब पीटी में पूछा जाता है। फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1982 में, और ये इस केस का नाम जो सो था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक ना। भारत संघ के खिलाफ ये केस था एसपी गुप्ता से, ठीक ना। अब देखिए इस फर्स्ट जजेस केस में फर्स्ट जज का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था अपना। अब यहाँ पे मुद्दा यही था, ठीक ना। फर्स्ट जज में मुद्दा क्या था कि यही कि जो 124 का क्लॉज 2 है उसमें जो राष्ट्रपति को जजों से परामर्श दिया जाएगा, क्या वो परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं। ये इसी मुद्दा को केस में उठाया गया था फर्स्ट जजेस केस में। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया इस पक्ष में कि क्या बाध्यकारी है या फिर बाध्यकारी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहला कथन बोला कि न्यायालय के अनुसार परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, ठीक ना। और जजों को परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। कौन बोल रहा है? तो ये जैसे सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहे हैं कि न्यायालय के अनुसार, अपने अनुसार वो बोल रहे हैं कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। अब सहमति मानो या फिर ना मानो, ठीक ना। और बोलता है कि जजों का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि जजों की नियुक्ति का अधिकार जो सो कार्यपालिका के हाथों में। आप हमारी परामर्श मानो या ना मानो, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है इस केस में, एफसी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 केस में। फिर दूसरा कथन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, दूसरा तरफ दिया कि एससी के जजों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे खुद से ही बोल रहे हैं कि बाध्यकारी नहीं है, ठीक ना। आप मानो या फिर ना मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला कि बाध्यकारी जो सो नहीं है। फिर बोला कि नियुक्ति की शक्ति जो सो किसमें है? कार्यपालिका में। कार्यपालिका के पास जो नियुक्ति की शक्ति है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को किसी अन्य जज का या फिर सीजेआई का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, और वो जो मानने के लिए इसको बाध्य नहीं है। प्लस में जो बोल रहा है कि नियुक्ति की शक्ति जो कार्यपालिका के हाथों में है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ इस केस में। इस केस में जो सो सरकार जीत गई। मतलब क्यों? क्योंकि ये जो केस है इसका फैसला सरकार के पक्ष में आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो सो सुप्रीम कोर्ट में या फिर अन्य जो हाई कोर्ट है उसमें जो सो जजों की नियुक्ति करने की शक्ति किसके हाथों में आएगी? कार्यपालिका के हाथों में, राष्ट्रपति के हाथों में। मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति अब उसकी
परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दिया। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ यानी फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दिया कि नियुक्ति की शक्ति जो है वो सिर्फ संसद के पास है, हम लोगों के पास नहीं है। अब मुद्दा यहीं पे नहीं ठहरता है, ठीक ना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी शक्ति आप किसी से छीनेंगे तो वो आगे चलते रहेगा। तो फिर देखिए कि अब क्या होता है इसको। तो फिर देखिए यहाँ पे कि दूसरा केस में क्या बोला जाता है अब, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दूसरा केस में क्या बोला जाता है। और दूसरा केस, या तो पहला केस हम लोगों ने देख लिया कि 1982 में पहला केस हुआ था और इसमें फैसला जो है सरकार के पक्ष में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे दूसरा केस हुआ था और दूसरा केस को बोला जाता है एससी का एडवोकेट वन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993, ठीक है ना। और ये जो सो सेकेंड जज केस है, इसी को जो सो सेकेंड जजेस केस बोला जाता है, ठीक है ना। केस का नाम क्या है, एससी का एडवोकेट वन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ठीक है ना। ये वकीलों का समूह होता है, वकीलों के समूह के द्वारा जो सो अपने पक्ष में किसी फैसले को करने के लिए जो कोर्ट में चुनौती दिया जाता है। तो ये वकीलों का ही समूह होता है और इसने जो इस निर्णय को जो चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। इस निर्णय को, ये जो एसपी गुप्ता का बनाम भारत संघ था, इस निर्णय को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया था इस केस में, सेकेंड जजेस केस में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड जजेस केस में निर्णय दिया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तर्क दिया था अपने निर्णय के पक्ष में, ठीक ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि न्यायालय के अनुसार सीजेआई की नियुक्ति में जो सो वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाएगा। क्या बात आ गया फिर से, वही नेहरू वाली सिद्धांत, जो नेहरू ने सिद्धांत लागू किया था वरिष्ठता का सिद्धांत, वो बात यहाँ पे जो सो फिर से आ गया कि न्यायालय के अनुसार जो सो सीजेआई की नियुक्ति में, ठीक ना, ये सिर्फ सीजेआई की नियुक्ति की बात बोल रहा है कि सीजेआई की नियुक्ति में जो सो वरिष्ठता का सिद्धांत पालन किया जाना चाहिए, ठीक ना। फिर से बात आ गया सीनियोरिटी की बात, सीनियोरिटी का पालन किया जाना चाहिए सीजेआई के संबंध में। फिर दूसरा तर्क दिया था कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो सो राष्ट्रपति भारत के सीजेआई के परामर्श पर करेगा, ठीक ना। अब जो अन्य जज हैं उसकी भी तो नियुक्ति का कुछ प्रावधान होने चाहिए ना। तो यही यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो बता रहे हैं कि अन्य जजों की नियुक्ति जो सो भारत का राष्ट्रपति सीजेआई के परामर्श पर करेगा। और बोल रहा है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को कोई नाम प्रस्तावित करने से पहले, ठीक है ना, कौन, सीजेआई राष्ट्रपति को कोई नाम प्रस्तावित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जजों से भी परामर्श करेगा, ठीक ना। मान लेते हैं कि अभी डी वाई चंद्रचूड़ ने जो किसी को मान लेते कि वो नियुक्त करना चाह रहे, ठीक ना, अन्य जजों में, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो सो वो राष्ट्रपति को जो सो परामर्श देगा, ठीक ना, कि हम जो सो अन्य जजों की नियुक्ति में इसका इसका नाम देना चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन उससे पहले क्या करेगा वो, उससे पहले जो सो वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य 2 वरिष्ठतम जज से परामर्श करेगा, ठीक है ना, कि हम जो सो इसका नाम जो सो प्रस्तावित करना चाहते हैं नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहले तो अगर अन्य जजों को नियुक्ति करना है तो उसमें जो सो सीजेआई को, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है ना, कोई नाम प्रस्तावित करने से पहले जो सो उसको जो सो खुद अपने ही अन्य 2 वरिष्ठतम जजों से परामर्श कर लेना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद जो सो राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करना पड़ेगा कि आप जो सो इसको इसको नियुक्त कर दीजिए।
तो सीजेआई में जो क्या हुआ कि वरिष्ठता का सिद्धांत पालन किया जाएगा, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और अन्य न्यायाधीशों के संबंध में बोल रहा है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है प्लस में जो अन्य वरिष्ठतम जो जज है, ठीक ना, सीजेआई प्लस जो अन्य दो वरिष्ठतम जज, ठीक ना, अन्य दो सीनियर जज और सीजेआई, ठीक ना, इसके सलाह से जो सीजेआई जो क्या करेगा, इन दो वरिष्ठतम जजों की सलाह से पहले इसे इन दोनों से राष्ट्रपति, सॉरी, ये जो सीजेआई है सबसे पहले इन दो जजों से परामर्श करेगा और ये दोनों जजों से सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, ठीक ना, और ये दोनों जजों से सीनियर होगा सबसे मोस्ट दो। और इसके बाद सीजेआई इन दोनों से परामर्श लेने के बाद जो नाम जो प्रस्तावित कर देगा राष्ट्रपति के पास कि आप जो इसको नियुक्त कर दीजिए। तो यहाँ पे दो तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पक्ष में, ठीक ना, एक तो सीनियरिटी का पालन किया जाएगा और अन्य जजों के संबंध में जो सीजेआई खुद अपने ही कोर्ट से यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी अन्य दो जज से परामर्श कर लेगा। और तीसरा बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, ठीक ना, तो तीसरा यहाँ पे वो तर्क दे रहा है, तो तर्क दे रहा है कि जो आर्टिकल 124 है ना, 124 का क्लोज 2, ठीक है, तो 124 का क्लोज 2 है जो उसमें जो परामर्श की बात करेगी, तो वो परामर्श जो सहमति, परामर्श का अर्थ जो बाध्यकारी है, ठीक ना, वहां पे सिर्फ जो आप परामर्श ले नहीं सकते, वो परामर्श जो बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए, ठीक ना, अगर कोई सीजेआई कोई नाम प्रस्तावित करे तो वो परामर्श जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 124 का एक नया व्याख्या दे दिया कि यहाँ पे जो परामर्श की बात कही गई है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, लेकिन संविधान में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं बाध्यकारी नहीं अबाध्यकारी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से परामर्श का अर्थ जो बाध्यकारी बता दिया। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन तरफ दे दिया, पहला तो सीनियरिटी प्लस में सीजीआई के संबंध में जो सीनियरिटी देखा जाएगा और अन्य जजों के संबंध में जो सीजेआई अन्य दो जजों से परामर्श कर लेगा। और ऐसा बोलने का कारण क्या था कि 124 क्लोज 2 में जो परामर्श का अर्थ बाध्यकारी है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस जो सेकेंड जजेस केस है इसमें क्या हुआ सो देखिए, तो इसमें देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को नियुक्त करने की शक्ति पुनः छीन ली गई, ठीक ना। क्या था, पहले ये शक्ति जो कार्यपालिका में थी, ठीक ना, कार्यपालिका में ही थी, लेकिन यहाँ पे जो ये जो निर्णय आया ये सेकेंड जजेस केस में, यहाँ पे ये शक्ति कार्यपालिका से ये जो न्यायपालिका है उसने जो छीन लिया, ठीक ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका से ये शक्ति छीन लिया कि अब जो जजों की नियुक्ति जज खुद करेंगे अपनी परामर्श के अनुसार से, ठीक ना, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज परामर्श करेंगे सीजे राष्ट्रपति को, वो परामर्श जो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यपालिका के पास न्यायपालिका को नियुक्त करने की शक्ति थी वो छीन ली। अब देखिए यहाँ से विवाद थोड़ा और ज्यादा उत्पन्न होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इस केस ने जो कार्यपालिका से महत्वपूर्ण शक्ति छीन लिया था, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है उसके बाद फिर समझेंगे, ठीक ना।
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सेकंड जजेस केस के बाद क्या होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका से एक इतनी बड़ी शक्ति छीन ली तो देखिए, तो देखते हैं कि क्या संसद चुप बैठता है या फिर नहीं बैठता है। तो देखिए अब जो सो थर्ड जजेस केस आता है, ठीक है ना। और थर्ड जजेस केस में जो सो कोलेजियम प्रणाली का शुरुआत होता है, लेकिन कोलेजियम प्रणाली की जो बीज है वो सेकंड जजेस केस में ही बो दिया गया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। मतलब कोलेजियम को अगर देखें तो एक तरह से सेकंड जजेस केस में ही मान्यता मिलना शुरू हो गया था, लेकिन थर्ड जजेस केस में कोलेजियम को पूरी तरह से मान्यता मिल गया। तो अब देखिए कि थर्ड जजेस केस में क्या हुआ था। तो देखिए थर्ड जजेस केस का नाम है हमारा रीअपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस 1998, ठीक ना। क्या नाम है? रीअपॉइंटमेंट ऑफ जज केस 1998, और उसी को जो सो थर्ड जजेस केस कहते हैं। अब देखिए थर्ड जजेस केस में क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे न्यायालय ने जो सो पहला वाला एक पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या ऐसा करना संविधान के लिए उचित है या फिर संविधान के उचित है या नहीं, तो थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। ये जो पहला वाला हम लोग पॉइंट पढ़े थे कि न्यायालय ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करने को बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात फिर से बोल दिया कि आपको जो सो सीजीआई की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करना ही होगा, ठीक ना। और इसके लिए आपको बाध्यकारी बनना पड़ेगा, और आप इसके लिए बाध्यकारी हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट सेकंड जजेस केस वाला फिर से रिपीट कर दिया कि सीजीआई की नियुक्ति के संबंध में आप बाध्यकारी हैं हमारी परामर्श मानने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, सेकंड तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एक, ठीक ना। तो सेकंड तर्क क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक कॉलेजियम की सलाह से करेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉलेजियम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति अब कॉलेजियम की सलाह से करेगा, ठीक है ना। आपको कॉलेजियम की सलाह से ही करना होगा। आप उस और आपको जो सो इससे पीछे नहीं हटना पड़ेगा, और आप जो सो ये मानना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं कि कॉलेजियम अब क्या है। तो देखिए यही है हमारा कॉलेजियम सिस्टम अभी का, ठीक ना। कॉलेजियम, ठीक ना। ये है कॉलेजियम हमारा, ठीक है ना। और कॉलेजियम जो सो 5 सदस्यीय होता है, ठीक है ना। मतलब 5 मेंबर होते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको जो सो कॉलेजियम बोला जाता है। अब देखिए जो कॉलेजियम है इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसमें जैसे पहला होता है हमारा अध्यक्ष, ठीक है ना। और ये जो अध्यक्ष है हमारा, ठीक है ना, अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे अध्यक्ष देखिए सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो सो वर्तमान सीजेआई होता है, ठीक है ना। यानी मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे अध्यक्ष होता है। और यहाँ पे जो 4 सदस्य हैं उसमें कौन कौन होता है? तो देखिए इसमें 4 सदस्य हैं, और बाकी इसमें कौन होते हैं? क्यों? क्योंकि हमने टोटल बोला 5 मेंबर होते हैं इसमें, तो बाकी के 4 मेंबर इसमें कौन होते हैं? तो देखिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ही, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, ठीक है ना।
वरिष्ठतम का मतलब सीनियर। चार वरिष्ठतम जज होते हैं यहीं पे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए यहाँ पे कोलेजियम की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए ये कोलेजियम सिस्टम हमारा जिसमें 5 मेंबर होते हैं टोटल, और 5 मेंबर में से एक मेंबर हमारा स्पीकर होता है, और स्पीकर कौन होगा, तो स्पीकर जो सो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और बाकी के 4 मेंबर कौन होंगे, तो बाकी के 4 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 वरिष्ठतम जज होंगे, जो सबसे मोस्ट वरिष्ठतम होंगे, ठीक ना, सबसे ज्यादा सीनियरिटी होंगे। उसी में से 4 सदस्य होगा और एक जो सो इधर से होगा। और अब देखिए कि आगे यहाँ पे इसका कैसे जो सो नियुक्ति होता है इसके द्वारा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि कॉलेजियम द्वारा, ठीक है ना, यदि कॉलेजियम द्वारा जो सो सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी व्यक्ति का नाम जज के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, मतलब सिफारिश किया जाता है, तो राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्या बोल रहा है कि अगर कॉलेजियम ने अगर सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी व्यक्ति का नाम जो सिफारिश कर दिया राष्ट्रपति को कि आप जो इसको जज नियुक्त कर दीजिए राष्ट्रपति साहब, तो राष्ट्रपति जो सो उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है और उसको जो सो नियुक्त करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं कॉलेजियम की सलाह। तो यहाँ पे जो सो कॉलेजियम की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है और राष्ट्रपति को जो सो इसको नियुक्त करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात आता है कि सम्यक का अर्थ क्या है, ठीक ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि अगर हम लोग सम्यक प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति का नाम सिफारिश कर दें तो राष्ट्रपति को जो सो उसको नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि सम्यक प्रक्रिया क्या है। अब एक नया टर्म आ गया कि सम्यक क्या होता है। तो देखिए सम्यक का सीधा सीधा मतलब होता है बहुमत के द्वारा निर्णय, ठीक ना, सम्यक का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है बहुमत के द्वारा निर्णय। सम्यक का मतलब क्या होता है, बहुमत के द्वारा लिया गया निर्णय। अब हमें अब हम लोगों ने जो अभी क्या पढ़ा कि कॉलेजियम प्रणाली में टोटल 5 मेंबर होते हैं, ठीक ना, तो इसका बहुमत कितना होगा, ठीक ना, तो इसका बहुमत ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि 3 होगा। तो अगर 3 जजों ने जो सो सिफारिश कर दिया किसी का नाम कि आप जो सो इसको नियुक्त कर दो, तो राष्ट्रपति को जो सो नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर 2 जज ने सिफारिश किया सिर्फ, तो क्या नियुक्त कर देगा राष्ट्रपति? तो नहीं। समय का मतलब बहुमत हो गया और वहां पे बहुमत 3 ही होगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा जज हो सकते हैं लेकिन 3 से कम सिफारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, 3 से कम लोगों की सहमति नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा लोगों की सहमति होना चाहिए। अगर 3 से कम लोगों का सहमति तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहा गया, ठीक ना, सम्यक की प्रक्रिया में ही इसमें सीजेआई की अनुमति जो सो अनिवार्य कर दिया गया, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ पे टोटल 5 जज है और इसमें से जो सो एक हमारा सीजेआई प्लस जो सो 4 अन्य जज है। और यहाँ पे हमने क्या बोला कि अभी जितना भी जिस किसी का भी नाम सिफारिश करेगा कॉलेजियम, उसमें जो सो बहुमत का पालन किया जाएगा। बहुमत का मतलब 3, ठीक ना, बहुमत का मतलब 3 तीन लोगों को 3 लोगों का जो सो पक्ष होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक ये सीजेआई है और इधर 4 अन्य है। अब मान लेते हैं कि इसी 4 में से 3 जजों ने जो सो किसी का नाम सिफारिश कर दिया, तो राष्ट्रपति जो सो अब इसको नियुक्त नहीं करेगा, ठीक ना, राष्ट्रपति जो सो उस इसका बात मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने भी क्या बोला कि यहाँ पे जो सो सीजेआई का सहमति अनिवार्य चाहिए, ठीक ना, मतलब सीजेआई का भी यहाँ पे सहमति होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीजेआई का सहमति नहीं, क्यों? क्योंकि ये तीनों जो सो इसी से आए हैं, ठीक ना, 4 अन्य से। लेकिन यहाँ पे अगर 2, ठीक ना, 2 अन्य जज हो जाए और एक जो सो सीजेआई आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुमत हो जाएगा, ठीक ना। कैसे कैसे? सो देखिए
यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि जो सो सीजेआई की अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए सहमति। तो देखिए यहाँ पे सीजेआई आ गया और प्लस में बोल रहा है कि बहुमत होना चाहिए। तो देखिए 2+1 3 हमारा बहुमत हो गया, ठीक ना। तो देखिए दोनों कंडीशन अब पूरा हो गया, 3 भी हो गया, बहुमत भी पूरा हो गया और इधर सीजेआई का अनुमति भी है। तो अब जो सो राष्ट्रपति इसके द्वारा किए गए नाम का सिफारिश को जज नियुक्त करने के लिए बाध्यकारी है, ठीक ना। तो अब जो सो राष्ट्रपति इसके द्वारा की गई सिफारिश को नियुक्ति करने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन अब एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि चारों जज जो सो किसी का नाम सिफारिश करते, तभी भी जो सो राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं ना इसको नियुक्त करेगा इसके द्वारा किए गए सिफारिश को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चारों जज हैं वो अन्य जज हैं, इसमें सीजीआई नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सीजीआई की अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक ना। एक सीजीआई होना ही चाहिए, एक सीजीआई और प्लस में इधर से 2 और आ जाए तो 3 हो जाएगा और इस तरह से बहुमत हो जाएगा और सीजीआई की भी अनुमति हो जाएगी। तो अगर हम व्यवहार में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे व्यवहार में यही है कि 2 अन्य लोगों का सहमति होना चाहिए प्लस में सीजीआई का, ठीक ना। ये 3 लोग मिलकर जिसका भी नाम सिफारिश कर देंगे राष्ट्रपति उसको नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं, ठीक ना। 2 अन्य है और यहाँ पे एक सीजीआई है। तो यही फॉर्मूला भी चल रहा है, 2+1, 2+ सीजीआई। इसके द्वारा किए गए सिफारिश को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी है और इसके द्वारा किए गए सिफारिश को जो सो राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा किसी भी, अगर ये जो सो किसी का भी नाम सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा, ठीक है ना। तो यही है कॉलेजियम का हमारा सिस्टम कि कैसे कैसे नियुक्त होता है और उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो टोटल हम लोगों ने देखा कि 5 मेंबर होते हैं जिसमें से 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और एक होता है सुप्रीम कोर्ट का ही सीजीआई। अब अगर बोलेंगे कि इसमें कमियां क्या क्या है तो देखिए हम अभी आपको कमियां बताते हैं कि इसमें कमियां कहाँ पे हैं, अब ठीक ना। तो देखिए कमियां कहाँ कहाँ पे है, सो अभी हमको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कि कॉलेजियम सिस्टम में सभी जो सो सिर्फ जज ही भरे पड़े हैं, ठीक ना। यहाँ पे भी जज है और यहाँ पे भी 4 जज ही हैं, मतलब यहाँ पे कोई और अन्य व्यक्ति हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये जो 5 लोग हैं, ठीक ना, इनमें से जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग जिसका भी नाम सिफारिश कर देंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक ना। मतलब इंडिया का ही होना चाहिए क्योंकि योग्यता इंडिया का है, ठीक ना। तो योग्यता के अनुसार ये 5 लोग जो सो जिसका भी नाम सिफारिश कर देंगे उसको राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए बाध्य है, ठीक ना। और उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। अब इससे क्या होगा, अब इसे जो सो भाई भतीजावाद का यहाँ पे जन्म होगा, ठीक है ना। भ्रष्टाचार का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीजीआई क्या कर सकते हैं, फिर अन्य जज का क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई वकील है, ठीक ना, और उसके पास सारी योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, तो वो क्या करेगा कि किसी जज से मिल जाएगा या फिर सीजीआई से ही मिल जाएगा और उसको कुछ पैसे दे देगा, बोल देगा कि मेरा नाम सिफारिश कर दो और मुझे बनवा दो तो मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, ठीक ना। तो क्या करेगा, सीजीआई उसका नाम सिफारिश कर देगा, उसको उसको पैसे मिल गया। तो यहाँ पे जो सो भ्रष्टाचार का जन्म हो सकता है, ठीक ना। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जो सो भाई भतीजावाद का भी जन्म हो सकता है। भाई भतीजावाद का मतलब ये हुआ कि ये जो जज है 5 लोग, ये 5 जज मिलके हमेशा अपनी ही पीढ़ी के लोगों को जज में नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। अपनी ही पीढ़ी के नाम सिफारिश करेंगे सिर्फ जज में। आपने बहुत केसेस में देखा होगा या फिर बहुत बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज सिर्फ वही है जिसके बैकग्राउंड से जज हुआ है, कभी जिसके बैकग्राउंड फैमिली में कभी कोई जज रहा हो या फिर कोई वकील रहा हो। तो यहाँ से जो सो भाई भतीजावाद का जन्म होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो सो सिर्फ उसी का नाम सिफारिश करेगा जो उसके परिवार संबंधी रिलेटेड या फिर कोई भ्रष्टाचार या फिर कोई पैसे देके उसको नियुक्त करवाना चाहता। तो यहाँ पे 2 कमियां साफ साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार इससे बढ़ रहा है, प्लस में यहाँ भाई भतीजावाद बन रहा है। एक ही परिवार का एक ही
एक ही फैमिली का जो सो बार-बार यहाँ पे जज बन रहा है, वकील बन रहा है। तो इसमें क्या सुधार करना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या सुधार करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ जो सो संघ का भी व्यक्ति होना चाहिए, ठीक ना? ताकि जो सो दोनों में डिस्प्यूट ना हो, भ्रष्टाचार ना हो सके। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को जो सो संसद ने कैसे बदल दिया, ठीक ना? क्यों? क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ा कि ये जो काम था, जजों की नियुक्ति का काम, ये जो सो संविधान में एक तरह से देखेंगे तो कार्यपालिका को ही सौंपा था, लेकिन न्यायपालिका ने इसको संसद से छीन लिया। और जब छीन लिया तो किसी भी सरकार ने इसको लेने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1998 के बाद, ठीक ना, 1998 या फिर 93 के बाद से ही भारत में जो सो गठबंधन की सरकार चलती आ रही। और गठबंधन सरकार क्या होती है कि इसमें बहुमत नहीं होता तो बार बार सरकार गिर जाती है, कोई भी काम अगर करना चाहो तो गिर जाती है सरकार। तो इसी के कारण जो सो गठबंधन की सरकार के कारण ही जो सो किसी भी सरकार ने जो किसी भी सरकार ने जो सो ये अपनी शक्ति वापस लेने की कोशिश नहीं की कि न्यायपालिका को नियुक्त करने की शक्ति कार्यपालिका की है, ठीक ना। लेकिन फिर बात आती है 2014 की, ठीक ना। 2014 में जो सो आपको भी बताते हैं। 2014 में क्या हुआ कि 2014 में ये हुआ कि यहाँ पे जो सो यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी एक बार फिर से, ठीक ना। बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसको फुल मेजोरिटी थी, ठीक ना, संसद में। अब यहाँ पे जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सरकार ने अपनी शक्ति जो सो वापस लेने का प्रयास किया फिर से, ठीक ना। कैसे किया? क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि जो न्यायपालिका को नियुक्त करने की शक्ति थी वो संविधान में जो सो एक तरह से कार्यपालिका को दिया गया था, लेकिन सॉरी, ये जो न्याय सुप्रीम कोर्ट है इसने जो सो संसद से ये अधिकार छीन लिया, ठीक ना, कार्यपालिका से ये अधिकार छीन लिया। और संसद ने या फिर कार्यपालिका ने इसको लेने की कोशिश कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि किसी भी सरकार की बहुमत ही नहीं थी, ठीक ना। तो बहुमत ही नहीं थी तो वो कैसे ले सकता है? जब बहुमत ही नहीं तो वो प्रस्ताव कैसे पारित करेगा, संविधान में संशोधन कैसे करेगा? अब जब 2014 में बहुमत की सरकार बनती है तो क्या करती है वो सरकार? सो देखिए, ये सरकार जो सो अब संविधान में संशोधन करने का प्रयास करती है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो सो अपनी शक्ति फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास पूर्ण बहुमत है, ये जानता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और पारित होगा। तो ये सरकार जो 2014 वाली सरकार है, ये जो सो एक समिति का गठन करती है, ठीक ना, एक संस्था का गठन करती है और संस्था के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का प्रयास करती है फिर से, और अपनी शक्ति को वापस पाने का प्रयास करती है। अभी अगली शक्ति कौन सी है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगली शक्ति संसद ने कैसे पाने की कोशिश की, ठीक ना। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सरकार ने अपनी शक्ति को जो सो पुनः न्यायपालिका से छीनने की कोशिश की। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका क्या अपनी शक्ति को पुनः हासिल कर पाई या फिर नहीं कर पाई, या फिर कहाँ तक कर पाई है, और फिर कहाँ तक उसको सफलता मिली है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अभी इतना जान लीजिए कि अभी जो सो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा जो सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो रही है। अब आगे की लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि संसद ने अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए क्या-क्या किया, मतलब कार्यपालिका ने अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए कितना हद तक प्रयास किया है। तो चलिए फिर हम लोग जो सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। ओके।